तो आज हम बहस कर रहे हैं जिहादी गैंग में कितने जाकिर नाइक भागे हुए हैं, इस देश के भगोड़े हैं, इस देश के अपराधी हैं। दाऊद इब्राहिम और जाकिर नाइक की तुलना मैं करूंगा यहां पर, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भी इस देश का भगोड़ा और अपराधी है और जाकिर नाइक भी इस देश का भगोड़ा और अपराधी है। जो कुछ कमाया इस देश में कमाया, अब इसी देश के लोगों को धमकी दे रहा है। क्यों है इनकी ये जिहादी सोच, क्यों है ये पाकिस्तान के हाथ, पाकिस्तानी सोच के मोहरे, ये भी हमको समझना होगा। ब्रेक से पहले मेरे साथ तमाम मेहमान थे। शुभी खान है जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, अंबर जैदी है पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुफ्ती वजाद कासमी है इस्लामिक स्कॉलर है, इलियास शराफुद्दीन है इस्लामिक स्कॉलर है, इफ्रा जान है ये भी इस्लामिक विषयों की जानकार है, और माजिद हैदरी है। दो लोग कहते हैं कि ये जाकिर नाइक के चेले हैं। शुभी खान मैं यहाँ आना चाहूंगा। इलियास शराफुद्दीन, इन्होंने इलियास शराफुद्दीन, एक मिनट, इलियास शराफुद्दीन ने बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं इनको डिबेट में दूसरी बार बुला रहा हूं, क्या ये डिबेट में बुलाए जाने के काबिल है? मैं पैनल से राय जानना चाहता हूं। सबसे पहले शुभी खान जी। दीपक जी, इलियास शराफुद्दीन टीवी चैनल पे बैठ के हम लोगों का काम आसान कर देते हैं। अगर हम चुप भी बैठे रहे ना, आप 5 मिनट सिर्फ इनको बुलवा लीजिए, ये अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे सबके सामने कि एक्चुअली इनकी मानसिकता क्या है। और ये जो बोल रहे हैं कि जाकिर नायक इनके उस्ताद है, तो चेलों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस्ताद कितने पानी में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, माजिद साहब बोल रहे थे कि जाकिर नायक को वो धर्मगुरु मानते हैं। मुझे आप सिर्फ इन सवालों का जवाब हाँ में दे दीजिए। क्या इस्लाम आपको मनी लॉन्ड्रिंग करके, पैसों की हेर फेरी करके अपने देश से भगौड़ा होने के लिए कहता है, या इस्लाम आपको डोमेस्टिक वायलेंस के लिए प्रमोट करता है, कहता है अपनी बीवियों को मारिए, पहले उन्हें हाथ से मारिए, वो नहीं माने तो उन्हें थोड़ा और सख्त चीज से मानिए, फिर भी नहीं माने तो उनको सेक्सुअली अपने से दूर कर दीजिए, उनको आप फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस प्रमोट करता है क्या इस्लाम? क्या इस्लाम आतंकवादियों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहता है आपको कि आपकी वीडियो सुनकर इन्फ्लुएंस होकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे देता है? इन सवालों को लेकर मैं माजिद के पास जाऊंगा, मैं माजिद के पास इन सवालों को लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे इलियास शराफुद्दीन के बारे में राय शुमारी करनी है पैनल पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा मुफ्ती साहब, क्या करना चाहिए? इलियास शराफुद्दीन क्या इस पैनल पे लेने लायक है? जी दीपक भाई, बात तो यह है कि अगर आप इन जैसे लोगों को नहीं लाएंगे तो इस देश का मुसलमान कैसे जानेगा कि जाकिर नायक के चेले और जाकिर नायक और मौलाना साद के चेले और मौलाना साद ये कैसे जाहिल और जिहालत फैला रहे हैं। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए इनको यहाँ लाना तो जरूरी है कम से कम। ठीक है, अंबर जैदी, आपके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं माफी मांगता हूं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, इनको डिबेट में रखना चाहिए? ये पहली बार नहीं, पिछले 4-5 सालों में इलियास शराफुद्दीन जी ने मेरे लिए कितने आप शब्दों का इस्तेमाल किया मुझे खुद याद नहीं है। मैंने तो खुद आपको रिमाइंड कराया था कि ये लोग वो हैं जिनको महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं, वो खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं और धर्म गुरु बताते हैं। ये इनकी सोच आज से नहीं पनपी है या पाकिस्तान को फॉलो करके नहीं ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये सदियों पुरानी इनकी उमैयद की आइडियोलॉजी है जो इस्लाम को टेक करके खुद को एक इस्लाम के बेस में, ये इस्लाम के दुश्मन है, जो इस्लाम में नहीं है वो खुद को प्रमोट करते हैं। आप चाहे जाकिर नायक की बात करें, चाहे मौलाना साद की बात करें, एक ही पैटर्न पे, एक ही तर्ज पे ये लोगों को भड़काते हैं और अपना फायदा करते हैं, अपनी धर्म सत्ता को उजागर करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोगों को और अपनी कौम को जाहिल रखते हैं और दूसरे की गलती को पॉइंट आउट करते हैं। अपने आप ये सांप्रदायिकता फैलाएंगे, लेकिन जब इनके ऊपर आएगी तो ये सीधे सीधे इस्लामोफोबिया का नाम दे देंगे और कानून का हवाला देने लग जाएंगे। यही लोग जो खुद को देश प्रेमी बता रहे हैं ना, अभी इन्होंने इलियास शराफुद्दीन जी ने कहा कि हम तो संगियों से और बजरंगियों से इनकी लड़ाई है। आप इस देश में बैठ के दूसरे देश से बोल रहे हैं आपके जाकिर नायक के जो भी भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदुस्तानी जो हिंदू है, जो हिंदुस्तान मुसलमान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनका एक डेटा बनवाइए और उनको अगर वो किसी इस्लामिक कंट्री में, खाड़ी मुल्कों में आते हैं तो उनको पकड़ लीजिए। आप इतने बड़े देश प्रेमी हैं, आपको अपने देश की कानून व्यवस्था पे भी विश्वास नहीं है, आप अपने शरिया कानून पे को फॉलो करते हैं। ठीक है, बहस को आगे बढ़ाता हूँ। इलियास शराफुद्दीन लगातार बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं जा रही है। प्रोटेस्ट के तौर पर मैं उनका स्टेटमेंट अब नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि इलियास भाई पहले माफी मांग ले,
माफी मांग ले, क्योंकि वो शब्दों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों के लिए ये ठीक नहीं है, ये किसी भी डिबेट के लिए किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। इलियास भाई, आप माफी मांगिए सबसे पहले, आप माफी मांगिए सबसे पहले। आप अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप माफी मांगिए, माफी मांगिए। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे मैं आगे आपको नहीं बोलने दूंगा। छोड़िए, हटाइए 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 हटाइए। मैं अगले सीधे चलता हूं माजिद हैदरी के पास। देखिए, आपकी मानसिकता खुद जाहिर हो रही है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप इनको फ्रेम में बनाए रखिए, ये लगातार बोलते रहेंगे। और माजिद भाई भी आ गए। माजिद भाई बताइए, इस्लाम क्या आपके गुरु जाकिर नाइक को मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत देता है? क्या इस्लाम ये बोलता है कि महिलाओं के खिलाफ वायलेंस करनी चाहिए, उनको डंडे से मारना चाहिए, उनको फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज करना चाहिए, जो आपके गुरु जाकिर नाइक सिखाते हैं? देखिए, मैं उससे पहले आपको एक चीज कहूं कि इलियास भाई ने एक गलत शब्द का प्रयोग किया और आप सब एक इकट्ठा हो गए और कहा कि उन्हें हम बात नहीं करने देंगे। कितना अच्छा हुआ होता चौरसिया भाई कि जब अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कि सालों को गोली मारो सालों को, तब भी आपने यही किया होता। यही किया था, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप उस वक्त साथ देते हैं इनका आरएसएस की पॉलिटिक्स का। तो इस देश में दोनों तरफ एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप इलियास शरीफुद्दीन को बात नहीं करने देंगे तो आप अनुराग ठाकुर के खिलाफ गाली दे रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, गाली दे रहे हैं वो। चलाऊं ये चरित्र है उनका, बताइए। मैंने सुनी कहानी, लेकिन अनुराग ठाकुर का साला शब्द गाली नहीं है। गोली मारो सालों को क्या गाली नहीं है? वो अनुराग ठाकुर ने नीचे की पब्लिक ने बोला था। और आप जैसे लोग मुसलमानों को इस देश का गद्दार प्रूव करके रहेंगे। उनने मुसलमानों के लिए नहीं, गद्दारों के लिए बोला था। और आप जैसे लोग मुसलमानों को गद्दार प्रूव करके रहेंगे। ये आप जैसे 1% लोग करेंगे। अब बताइए, इस्लाम क्या मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत देता है? बताइए, जासूस हुआ करते थे आरएसएस। माजिद बताइए, इस्लाम क्या मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत देता है? बताइए, देता है इजाजत? सुबह को लाइए फ्रेम में। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक मनगढ़ंत कहानी आप बना देते हैं, मनगढ़ंत आप एक कहानी बना देते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ और कहते हैं मुझे कि मैं उस पर विश्वास करूं। सबूत कहां है? ठप्पा कहां है? वो पिक्चर थी आमिर खान की, कहते हैं उसमें ठप्पा कहां है? पीके में ठप्पा दिखाओ ना, ठप्पा कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की उसने? इतने सारे डॉक्यूमेंट सामने हैं, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, वो देश के कानून से भगोड़ा है और आप प्रूफ मांग रहे हैं। सुबह को लाइए, सुबह। ठीक है माजिद, जवाब मिल गया आपका, जवाब मिल गया। सुबह जहां साध्वी प्रज्ञा को मेंबर पार्लियामेंट बनाया जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन की आप बात करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन जीत के बना जाता है, उसे आदर किया जाता है, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन जीत के बना जाता है, वो पब्लिक का मैंडेट था। साध्वी प्रज्ञा भी मेंबर पार्लियामेंट बनी है और आपके लेकिन उस पर आतंक का आरोप नहीं है। हेमंत करकरे ने कहा कि वो आतंक की माता है, इस देश में आतंक की माता, मदर ऑफ टेररिज्म। और साध्वी प्रज्ञा ने खुद कहा मीडिया को कि उसका हाथ है हेमंत करकरे को मारने में। क्या बात कर रही हैं? अभी हम साध्वी प्रज्ञा जी की स्टेटमेंट पे डिबेट कर रहे हैं। कैसे नहीं करेंगे? एमपी की बात आपने जाकिर नाइक की बात करिए ना। क्या इस्लाम मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत देता है? साध्वी प्रज्ञा पर एक दिन और डिबेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सब मुद्दों पर डिबेट करूंगा। मैं तो अपनी कटु आलोचना करने वाले माजिद को भी भाई बोलता हूँ। बताइए, क्या इस्लाम मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत देता है? मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित किसने किया? इसका मतलब पूछ लीजिए। इसका मतलब इन्हें अपने देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अरे कानून पे भरोसा है, अदालत पे भरोसा है, लेकिन एनआईए का हम देख रहे हैं हाल। ये वही एनआईए जिसने साध्वी प्रज्ञा को भी क्लीन चिट दे दी। साध्वी प्रज्ञा का हेमंत करकरे के कत्ल में हाथ है। अगर आप उनको भगोड़ा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब आप अपने देश के देखिए, भगोड़े नहीं है, वो शरणार्थी हैं, उन्होंने शरण लिया हुआ है, वो शरणार्थी। अरे वाह वाह वाह, माजिद हैदरी क्या बात कही, शरणार्थी। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, सुबह बजा भी रही है। अच्छा इफ्रा, आपको भी लगता है कि ये जो है हमारे इन सब के गुरु इलियास भाई के और माजिद भाई के, ये शरणार्थी है मलेशिया के? आपको भी लगता है? आपके भी विचार इससे मिलते जुलते होंगे? अरे भाई, आपने सवाल किया क्या इलियास भाई जो है हमारे डिबेट पे बैठने के लायक हैं? आपने ये सवाल क्यों नहीं किया क्या तेजस्वी सूर्या जो मुसलमान महिलाओं के चरम आनंद की बात ट्विटर पे करते हैं, क्या वो पार्लियामेंट में बैठने के लायक हैं? उन पे तो कभी आप सवाल नहीं करेंगे। अगर जाकिर नाइक का नाम प्रज्ञा ठाकुर होता तो शायद आज वो बहुत बड़ी सी गाड़ी में सुबह सुबह पार्लियामेंट जाके हम सब के लिए लॉज बनाता। उस टाइम आप कहता है अरे प्रज्ञा ठाकुर की भी किसी और बात डिबेट करेंगे, आज जाकिर नाइक के नाम से किसी शख्स को पकड़ते हैं। सवाल ये है कि इफ्रा, मैं जाकिर नाइक और साध्वी प्रज्ञा का अंतर बताता हूँ। इफ्रा, मैं जाकिर नाइक और साध्वी प्रज्ञा के अंतर बता देता हूँ, सुनेंगी आप? सुनेंगी? वो भी
बात हो रही साध्वी थी ना। प्रज्ञा आरोप लगने के बाद सालों जेल के अंदर रही, जाकिर नाइक भाग गया, सालों और जेल के उनको अंदर रही। अगर उन पर कोई अपराध प्रूव होता है तो वो फिर जेल के अंदर जाएंगी। कानूनी प्रक्रिया का आप भी सम्मान करें, बाकी लोग भी करें। सालों तक उनको आतंकवादी बोला गया, एनआईए क्या उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर पाई पूरी यूपीए सरकार के टेन्योर में? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इस बात का। कि साध्वी जी जो है बेल पे बाहर है, और बेल पे उन्होंने कहा है कि वो बीमार हैं, इसीलिए उनको बेल मिलनी चाहिए। आपको अगर वो बीमार लग रही नहीं तो है तो जाकिर चलिए नाइक ठीक- भगोड़े के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगी, साध्वी प्रज्ञा का एक केस बनाएंगी। पहले आप बोलिए जाकिर नाइक भगोड़ा है, उसके बाद मैं साध्वी प्रज्ञा पर बात करूंगा। जाकिर नायक को हमारे देश से भागना पड़ा, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट में बिठाया गया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे पार्लियामेंट में 40% यानी हर 2 में से 1 शख्स ऐसा है जिसके खिलाफ बलात्कार, किडनैपिंग, मर्डर जैसा केस लगा हुआ है। आखिर क्यों है कि कुछ लोग जो है क्राइम करके पार्लियामेंट में बैठते हैं और कुछ लोगों को भागना पड़ता है? ये आपको सोचना ठीक पड़ेगा। है, आपकी सब सोच ये फिर है एक्सपोज हो कि- गई है। अंबर जैदी, इफ्रा जान की सोच का आप क्या कहेंगी? अभी ये कहाँ का इफ्रा जान ने एक्सटेंशन है? बोला वो कश्मीर खुद का एक दिल्ली महिला से शाहीन है। बाग में एक्सटेंशन है। दीपक जी, सबसे बड़ी बात, अभी इफ्रा ने एक बात कही, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की बात की, जो इन्होंने तेजस्वी सूर्या के बयान को लेके बोला। तेजस्वी सूर्या ने अपना आप कोई बयान नहीं दिया था, जो तारिक फतेह का एक बयान था, एक मैगजीन में दिया गया इंटरव्यू, उसको उन्होंने कोट किया था। और ये एक बहुत बड़ा इशू है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। अगर उसको एक मुस्लिम महिला एड्रेस नहीं करती, एक्नॉलेज नहीं करती, तो इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। हम सबको पता है कि सोमालिया और ऐसे मुसलमान देशों में महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, और उस पे भी आप मुंह बंद कर देंगी, और उसको कोई एड्रेस करता है तो आप इफ्रा जवाब दे देना, इफ्रा जवाब दे देना। अंबर को बोलने दीजिए प्लीज, अंबर बोलिए, अंबर बोलिए। अगर दीपक जी, मैं पूरे डिबेट में किसी के ऊपर इफ्रा को ऑडियो नहीं, इफ्रा को ऑडियो नहीं, प्लीज इफ्रा आप अपने वक्त पे बोलिएगा। विक्टिम कार्ड के लिए लग जाएंगे। जाकिर नायक के लिए भगोड़े जैसा शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। और जब बात आती है साध्वी प्राची की, साध्वी प्रज्ञा की, तो आप कितने सिया पीटने लग जाती है। साध्वी प्राची पे, साध्वी प्रज्ञा पे कानूनी कार्यवाही हुई, और उन्होंने पूरी कार्यवाही के बाद वो आज यहाँ पे बैठी है, और संसद में लोगों ने उनको चुन के भेजा है। अगर आपको इतना ही आपके जाकिर नायक को संसद में भेजना था, तो आप उनको रख लेते हैं यहाँ पे, और आप उनको वोट करके संसद भेज देते। क्यों भागे आपके जाकिर नायक इतने बड़े? अगर वो इस्लाम के प्रचारक है, धर्म गुरु है ना, तो क्यों भागे वो यहाँ से? क्यों भागना पड़ा उनको, बताइए ना। साध्वी प्रज्ञा पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस नहीं लगे हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा पे आतंकवाद का एक केस लगा था, जिसके उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया हुई, उन्होंने सरेंडर किया, जेल में रही, और आज उसके बाद वो संसद पहुंची है। आप कितने भी बोलते रहिए, आपके पास यहाँ पे डिफेंसिव मोड में बैठी होती है, सिर्फ आपको इस देश के विरोध में ही बात करनी होती है। आप खुद को जब अपने बचाव के लिए, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, इस देश के कानून को यूज करने के लिए बात आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप अंबर जवाब दीजिए, अंबर जवाब दीजिए। उन्होंने तारिक फतेह के एक स्टेटमेंट को कोट किया था, अंबर ये बता रही थी, और वाकई वो मुसलमान महिलाओं के लिए एक सोशल इशू है। क्या उसको उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, बताइए। वैसे उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर लिया, बताइए आप। ट्वीट मुझे लगता है तेजस्वी सूर्या को वो ट्वीट डिलीट ही नहीं करना चाहिए था। ये सुना लीजिए, वो ट्वीट पढ़ के सुना लीजिए। अब उसमें कोई अश्लील बात नहीं है, आप वो ट्वीट पढ़ के सुना लीजिए, खत्म बात। आप इतना कह रही हैं एक ट्वीट के बारे में, मुझे बताइए, शाहीन बाग से लेकर आप लगातार मेरे शो में बैठी हैं, आप इस देश के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल दी इफ्रा, वो आपके मुंह से कभी नहीं निकलती है। कभी तो निकाल लिया करिए, कभी देशभक्ति दिखा दीजिए। आप उन 1% लोगों में शामिल हैं जो इस गैंग के मेंबर हैं। अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की बात आती है, तो मजलिस इस कानून के, इस देश के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हैं, और इसी देश में, इस देश का खाकर आप लोग इस देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। पड़े हुए हैं। हमारा देश मजदूरों से बनता है, हमारा देश बीजेपी नहीं है, बीजेपी तो कल आई है। हमारा देश उन मजदूरों से बनता है जो आज घर अपने पाँव में छालू लेके चल रहे हैं। हमारा देश उन फार्मर से बनता है हमारे लिए खाना उगाती, पैसा कहीं नहीं है, सब्सिडी कहीं नहीं है। हमारा देश बीजेपी है। इफ्रा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मुफ्ती वजाहत साहब, मुफ्ती साहब, आप सबसे बड़े हैं, आप हम सबके एक तरह से गाइड हैं। जो लोग इस देश में रह के जाकिर नाइक को अपना गुरु मानते हैं, उनकी मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए दीपक भाई, ये बहुत अफसोस की बात है, ना तो वो मुस्लिम्स के लिए आइडियल हैं, ना मौलाना साद जैसे लोग आइडियल हो सकते हैं, ना ज़फ़रुल इस्लाम, ना डॉक्टर जाकिर नायक। इस्लाम कुरान और हदीस में मौजूद है और हमारे बड़े उलमा उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। इनके जो हालात हैं वो जाकिर नायक के, ज़फ़रुल इस्लाम साहब के, मौलाना साद के, सब देश के सामने आ चुके हैं। और इनके दो चेले जो अभी आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता भी हमारी माँ बहनों के बारे में हमने देख ली है। जबकि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, क्या इज़्ज़त दी है, ये भी भूल गए कि हमें इनका किस तरह एहतराम करना है। अभी एक इस डिबेट में एक नई बात आ गई है साध्वी प्रज्ञा जी को लेकर, मैं उस पर ज़रूर अपना 30 सेकंड में अपनी बात रखूँगा। साध्वी जी के पर आरोप लगे, इल्ज़ाम लगे, वो जेल चली गई और अदालत ने उनको अभी बाहर रखा हुआ है, वो ज़मानत पर हैं। फिर उसके बाद चुनाव लड़ा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये जाकिर नायक की जो सोच आप दिखा रहे हैं, इस सोच ने ही इन लोगों के अंदर ये बात पैदा की है कि अगर साध्वी जी को अदालत छोड़े तो वो नाइंसाफ़ी है और किसी मौलाना को वो अदालत छोड़ दे तो वो इंसाफ है। ये दोहरा पैमाना इस देश में इन लोगों ने पैदा कर दिया है। इस देश का 95% मुसलमान देश की सरकार पर भी भरोसा करता है, देश की अदालत पर भी भरोसा करता है और देश के संविधान पर भी वो यकीन, एतमाद और पूरा भरोसा करता है और उसको सरेखम तस्लीम करता है। ये 5% लोग हैं, ज़्यादा नहीं, 50 से 100 मौलाना लोग हैं और कुछ इस तरह के उनके डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग हैं जिन पर सब पर एक तरफा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। सब एक तरफा बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, पाकिस्तान वाया दुबई फंडिंग ले रहे हैं, कुवैत कतर से फंडिंग ले रहे हैं, पूरी दुनिया से ज़कात सदका इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों की बदहाली के नाम पर कुछ मामूली से संगठन है मुस्लिम और कुछ उलमा है और कुछ डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग हैं। आप ईमानदारी से बताइए, जितने भी मेरे बहन भाई पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इन सब जितने भी ये मौलाना लोग, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, ये जाकिर नायक जैसे लोग हैं, इन्होंने इस कौम को कभी कोई इस कौम की फलाह बहबूद के लिए एक प्राइमरी स्कूल दिया हो, कोई नर्सिंग होम दिया हो, कोई ऐसा इस कौम को कोई तरक्की का काम दिया हो जिससे कि ये कौम सीना चौड़ा करके कह सकती कि इन लोगों ने ये हमें दिया है? और इनकी एक मानसिकता है दीपक भाई, इस पर ये बराबर काम करेंगे। आरएसएस को गालियां देना, बजरंग दल को गालियां देना, विश्व हिंद परिषद को गालियां देना और देश की सरकार को मुसलमानों की पसमानदगी का कसूरवार ठहराना, ये इनको बताया गया है, इनको ये मानसिकता दी गई है और उसी मानसिकता पर ये लोग चल रहे हैं। और दूसरी मानसिकता वो दी गई है इनको जो डॉक्टर जाकिर नायक के लोग बांग्लादेश में मिले थे। ठीक है माजिद भाई, मुझे फक्र होता अगर आप कहते कि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चेला हूं, लेकिन चेले आप निकले जाकिर नायक के। मुझे बताइए, इस्लाम कहां मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत देता है? देता है तो मुझे बता दीजिए किस आयत में, किस हदीस में लिखा हुआ है, कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है? इस्लाम मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत नहीं देता है, लेकिन तो जाकिर नायक ने क्यों की? स्वामी जाकिर नायक ने ज़कात के नाम पर पैसे क्यों लिए विदेशों से? धर्म का पाठ दे रहे हैं, रुपए का चंदा क्यों लिया? जवाब दीजिए। बताएं जो और जब इन्वेस्टिगेशन हुई भाग के क्यों चला गया? चिन्मयानंद की भी तारीफ कर रहे हैं, असीमानंद की भी तारीफ कर रहे हैं, मुझे बता दे पहले हैं कौन ये? सर मुफ्ती हैं। ये कौन नकली मुसलमान बन करके आए हुए हैं इस डिबेट पे? आपने असली मुसलमान का क्या जो ऐसा सर्टिफिकेट दे रखा है? आपके मुसलमान का ऐसा सर्टिफिकेट दे मेरे नबी ने सिखाया है। हमें डॉक्टर जाकिर नायक का पक्ष नहीं रखने दे रहे। आप क्या इस्लाम का ऐसा धर्म को, सर्टिफिकेट आपके देते जैसे हैं? लोग धर्म को बदनाम करते हैं। अच्छा माजिद आप लोग पैसा लेते हैं धर्म को बदनाम करने का। मुसलमान आप होने लोग का चमचागिरी करते हैं, आरएसएस की तलवे चाटते हैं आप लोग। आप क्या ऐसा सर्टिफिकेट बांटते हैं मुसलमान होने अरे का? ये लोग तलवे चाटते हैं आरएसएस के नाम पे धर्म को बदनाम करते हैं ये लोग। हम जानते हैं जैसे लोगों को जो यहाँ पे चिन्मयानंद दीपक भाई, इनसे ये पूछिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मजहब के पेशवाओं की इज्जत करना सिखाया है कि नहीं सिखाया? आप इनसे पूछिए दीपक भाई, आप खुद ही पूछ लीजिए। मुफ्ती साहब एक सवाल पूछ रहे माजिद हैदरी, जवाब दे दीजिए। अरे माजिद हैदरी साहब, तुम किस तरह का इस्लाम लाए हो? मेरे नबी ने तो दूसरे मजहब के पेशवाओं की इज्जत करना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? मेरे नबी ने तो दूसरे मजहब के पेशवाओं के लिए अपनी चादर बिछा दी। मेरे नबी ने तो दूसरे मजहब के पेशवाओं के लिए खड़े होकर इज्जत की। जाकिर नायक की भी मत करिए, वो इस देश का भगोड़ा है। और जाकिर नायक एक भगोड़ा है, एक आतंकवादी है, कानून का मुजरिम है।
अरे शरणार्थी को आप भगोड़ा कहते हैं, आप शर्म शरणार्थी कीजिए। धर्मगुरु सुबह हैं वो, खान को आना भारत की चाहिए। सभ्यता देखिए, सिखाती है, देखिए, धर्मगुरु को शरणार्थी आदर की करो। अरे definition- हैदरी साहब, माजिद हैदरी, आपको इस्लाम की तालीमात नहीं है। आप टीवी पर आ गए हो, आप टीवी पर आ गए हो, इस्लाम की बातें करते हो। मेरे नबी ने कहा है कि दूसरे मजहब के पेशवाओं की इज्जत करो। इस्लाम की तारीफ जो एक बलात्कारी चिन्ह में, अरे मैं हदीस सुना रहा हूँ मेरे भाई, मैं हदीस सुना रहा हूँ आपको, मैं हदीस सुना रहा इस हूँ। मंच पे हम उसकी बात सुने। अरे मेरे भाई, मैं हदीस, अरे दहशतगर्द तो आप हैं जब आप खुलेआम कह रहे हैं कि जाकिर नायक के चेले वो तो आतंकवादी है, भगोड़ा है, कानून का मुजरिम है। आप बोले बजरंग दल की जय, आप बोले साध्वी प्रज्ञा की जय, मैं खुश होगा उस पर। और ये आप सुनो, यहाँ इस्लाम की बात ये कर इस रहे हैं। खूबसूरत देश हिंदुस्तान में ही हो सकता है छोड़ कि आप दीजिए, यहाँ लॉजिक नहीं है, छोड़ दीजिए, लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है यहाँ पर कोई बात नहीं। आप यहाँ लॉजिक नहीं है, क्या आप लॉजिक अपनी नहीं चीज है? का रखिए, जाकिर नायक लेकिन पूरे लेकिन दुनिया, लेकिन पूरे मैं एक विश्व बात के बता धर्मगुरु दूं, हैं। मुसलमान होने का सर्टिफिकेट किसी को मत दीजिए प्लीज। सुबह खान, कंक्लूडिंग कमेंट आपके। मुसलमान होने का हम तो सर्टिफिकेट देंगे। दीपक जब आप जी, हमारे मुझे भाई 2 हैं, लाइनें तो याद आ रही हैं। उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। मुसलमानों को बदनाम हम जैसे लोग कर रहे हैं जो देश के साथ खड़े हैं, या जो इस्लाम की ट्रू पिक्चर लोगों के सामने ला रहे हैं, जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स लोगों को बता रहे हैं, जो बाकी सब पंथों के साथ इंटीग्रेट करते हैं, या फिर आप जैसे लोग कर रहे हैं जो अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, मनी लॉन्ड्रर्स, फ्यूजिटिव्स, भगोड़ों को धर्मगुरु बता रहे हैं, जो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट करते हैं, अब्यूजर्स को आप लोग धर्मगुरु बता रहे हैं। तो मुसलमानों को बदनाम करने वाले सबसे पहले मुसलमानों के ये सो कॉल्ड रहनुमा है दीपक जी, जिनको मैं इस्लाम के ढोंगी आशिक बोल। ठीक है, यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा। सवाल यह है कि इस्लाम पूजा जाता है भारत के अंदर, पूजा भी जाना चाहिए। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ईद का त्योहार मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, और सभी धर्म और मजहब के लोग यहां पर होली भी खेलते हैं। ये भारत की परंपरा है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग अल्लाह के इस्लाम की बजाय मुल्ला के इस्लाम को क्यों प्रमोट कर रहे हैं और क्यों जिहादी विचारधारा को इस देश में बढ़ रहे हैं। ये सवाल इस देश को सोचना होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।